नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मुख्यमंत्री यानी कि कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं और सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर आने वाले वक्त में आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। सुरभि बिल्कुल, तो वहीं कर्नाटक में वोटिंग खत्म होने में अब महज ही कुछ वक्त और बचे हैं। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा और वोटिंग के दौरान जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। लोग सुबह से ही लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। तो वहीं दिग्गज भी जमकर के वोटिंग करते हुए नजर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक का कौन होगा किंग? बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस में किसकी लगेगी लॉटरी? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान के बाद अब मतदाता अपना फैसला कर रहे हैं। वोटिंग में जमकर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें दिखी। पूरे उमंग के साथ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग के लिए दिग्गज भी सुबह से मैदान में नजर आए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह सुबह वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच गईं और अपने परिवार के साथ वोट कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने डबल इंजन सरकार के लिए वोट डाला है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता बीएस येदियुरप्पा शिवमोगा में वोट डालने पहुंचे। येदियुरप्पा बाकी मतदाताओं के साथ लाइन में खड़े नजर आए। उनके साथ उनके बेटे विजयेंद्र और परिवार के बाकी लोग भी मौजूद रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शिगांव में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकारों का इस्तेमाल किया। इससे पहले बोम्मई ने हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। वोटिंग का उत्साह सभी पार्टियों में खूब दिखा। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और कनकपुरा से पार्टी के उम्मीदवार डीके शिवकुमार ने मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने वोटिंग की और बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने रामानगरा में मतदान किया। न केवल नेता बल्कि हर क्षेत्र के दिग्गज वोटिंग के लिए सुबह ही घर से निकल पड़े। वोटिंग के दौरान एक से बढ़कर एक कलर देखने को मिला और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। इंतजार 13 तारीख का है अब, जिस दिन मतगणना होगी और उस दिन पता चलेगा कि जनता ने किसके पक्ष में वोटिंग की है। इस बार बीजेपी का 38 साल वाला रिकॉर्ड टूटेगा या फिर परंपरा कायम रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस पे और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। प्रेम कुमार जी, मुख्यमंत्री कौन होगा कर्नाटक का, इसको लेकर के क्या कुछ कहा जा सकता है? क्योंकि इस बीच जो सियासी हलचल हमने देखी, तमाम पार्टियों ने रेडियो चोटी का जोर लगाया, प्रचार प्रसार खूब किया गया, लेकिन इशारा इस वक्त किस ओर मिल रहा है? देखिए, आज इशारा देने का दिन नहीं है, आज तो मतदान का दिन है। हाँ, अब मतदान जैसे जैसे खत्म होगा अब एग्जिट पोल्स की भी बारी आएगी और पूर्वानुमान भी सबके सामने है। उस हिसाब से जिन मुद्दों पर वोट हो रहे हैं उसको पहचानने की कोशिश होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोकतंत्र का महापर्व है। सभी दलों ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, हम कह सकते हैं बहुत कांटे का चुनाव है। कांग्रेस ने भी दम झोंका, बीजेपी ने भी दम झोंका और हम तो ये देखते हैं कि जैसे कांग्रेस के नेता राहुल और प्रियंका ने तो कुल मिला के 1/3 रैलियां, 1/3 रोड शोज जो पार्टी की ओर से हुए उसमें उस हिसाब से शिरकत की। इसका मतलब है कि उन्होंने पूरा दम लगाया है। उसी तरह के तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आखिरी समय में न सिर्फ अपने को झोंका बल्कि चुनाव का मूड बदलने की कोशिश की। बजरंग बली के नाम पर उन्होंने एक फिजा बनाने की कोशिश की। तो इन सब का क्या नतीजा होने वाला है, ये रिजल्ट देगा बीजेपी को या कि बैकफायर करेगा, ये भी देखने की बात है। तो इस तरीके से बिल्कुल प्रेम कुमार जी, आपने सही बात का जिक्र किया कि आज जो है वो मतदान का दिन है। तो अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, जब पेटी खुलेगी जब ये समझ में आएगा कि आखिर जनता का मैंडेट क्या है। लेकिन खास तौर पर चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर
आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा की तरह, चाहे वो कोई भी चुनाव, चाहे वो कोई निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में दमखम के साथ बीजेपी उतरती है। और इस बार भी इस चुनाव में हमने वही देखा। और खास तौर पर यानी कि मतदान की तारीख आते आते बजरंग बली का एक ऐसा मुद्दा छाया जिसको लेकर तमाम चर्चाएं भी हुई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो आज मतदान हो रहे हैं उसमें बजरंग बली का जो मुद्दा है उसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और असर भी रहेगा, ये भी निश्चित है। लेकिन ये असर क्या वाकई गेम चेंजर होगा जी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी जो कर्नाटक में कभी अपने दम पर बहुमत नहीं ला सकी है, आज तक का रिकॉर्ड है, तो उस चीज को क्या इस एक नारे से बदल दिया जाएगा या बदल जाएगा? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेल्फ गोल के रूप में मैंने चिन्हित किया है जी। उसमें सबसे पहला सेल्फ गोल अमित शाह जी ने किया था, जबकि उन्होंने नंदिनी के साथ साथ अमूल को प्रमोट करने की बात कही थी। जी जी। ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि एक तरह से बीजेपी की अगर पराजय होती है तो ये इस कारण को माना जाएगा। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने जो लिंगायत समुदाय से हट करके राजनीति को शिफ्ट करने की कोशिश की, इससे लिंगायत समुदाय नाराज हुआ। ये भी फैक्ट है कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा लिंगायत उम्मीदवार दिए हैं, लगभग 67 उम्मीदवार हैं। इसके बावजूद अगर लिंगायत समुदाय की ओर से कोई फरमान जारी हो गया कि कांग्रेस को वोट दीजिए, या अगर लिंगायत समुदाय के बड़े दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा उतने प्रभावी नहीं हो पाए कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री को पार्टी में रोक सके जो उनके खास थे, तो ये बताता है कि ये पॉलिसी भी बीजेपी के लिए सेकंड सेल्फ गोल के तौर पर है। तो इसके बाद ये मुद्दा जो है गेम चेंजर वाला कि बजरंग बली को उन्होंने बजरंग दली से नरेंद्र मोदी जी ने तुलना की जी। तो इसकी मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ लोग तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं उसके साथ हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि माने एक धड़ा ये भी है जो ये मानता है कि बजरंग बली कैसे हो सकते हैं बजरंग दली। तो ये बैकफायर करेगा कि वास्तव में गेम चेंजर होगा, ये चुनाव नतीजे बताएंगे। प्रेम जी, इसी से जुड़ा एक सवाल भी है। दरअसल कांग्रेस का स्टेटमेंट भी जब हमने सुना था तो कांग्रेस ने उस स्टेटमेंट में थोड़ा बदलाव किया था कुछ ही समय के बाद, और अपने स्टेटमेंट को सुधारते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा वो अर्थ नहीं था, बजरंग दल से बजरंग बली का कंपैरिजन महज उसे गलत बताया गया था, हम बजरंग बली के खिलाफ नहीं है। ये तो राजनीति में कहीं बीजेपी का नरेंद्र मोदी का जी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो भी सफाई दी और वो निश्चित रूप से बीजेपी का नैरेटिव एस्टैब्लिश ना हो, कोई राजनीतिक रूप से नुकसान ना हो, इसलिए उसने एक सफाई दी। और लेकिन ये तो सच है कि घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। बीजेपी ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे संगठनों से की कि ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, और इसको इस रूप में कहा कि बजरंग बली पर प्रतिबंध लगाने के समान है बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना। तो ये राजनीति के क्षेत्र में ये जो फ्लोट हुआ मुद्दा, हालांकि चुनाव आयोग खामोश रहा, मुझे आश्चर्य है कि कैसे ऐसे होने दिया गया, इस पर रोक नहीं लगी, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इस बात को अगर हम एक तरफ रहने दें तो हम ये देखते हैं कि इस मुद्दे के बाद एक बहुत निर्णायक समय आ रहा है आने वाली राजनीति में। अब सोच कर देखिए कि अगर बजरंग बली का मुद्दा नहीं चलता है, बीजेपी हार जाती है, तब क्या होगा? तब क्या ये माना जाएगा कि बजरंग बली ने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को? क्या बजरंग बली काम नहीं आए? क्या बजरंग बली क्रोधित हो गए कि राजनीति में उनका इस्तेमाल हुआ? अगर इस तरीके से नैरेटिव बनने लगे तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। हाँ, अगर इसके उलट नतीजे आए, अगर बीजेपी जीत जाती है बजरंग बली का नारा देकर के, तो आने वाले चुनाव में फिर ये नारा उसी रूप में बीजेपी के मुंह से बुलंद होगा, ये भी तय। यानी आने वाले समय में बजरंग बली
मुद्दा बने रहेंगे, नारा बन गए हैं वो राजनीति में, ये तो मान कर चलते। बिल्कुल प्रेम जी, लेकिन देखिए अब इन तमाम बयानबाजियों के बीच में, तमाम आरोपों के बीच में विपक्ष की तरफ से भी एक तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है एक स्ट्रेटजी बना रही है और उसके बाद ही तमाम ये एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं जानबूझकर। इसका भी जो जवाब है वो आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच देखिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बड़ा चुनावी युद्ध चल रहा है। मतदान खत्म होने वाला है और अब सबकी निगाहें 13 मई पर टिकी हुई हैं। तो जिस दिन परिणाम आएंगे, प्रचार के दौरान तमाम मुद्दे हावी भी रहे। चुनाव प्रचार के दौरान सियासी दलों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही उसके साथ कुछ ऐसी बातें कह दी जिस पर विवाद भी उत्पन्न हुआ। इसमें अधिकतर स्टेटमेंट कांग्रेस नेताओं ने दी है, जिस पर काफी हंगामा हुआ। ऐसे में आपको पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से लेकर बजरंग दल को बैन करने की घोषणा तक के बारे में भी बताते हैं। तो जिससे कि सियासी तापमान आखिर किस कदर बढ़ा था, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। अब इंतजार मतगणना वाले दिन यानी 13 मई का है, जब नेताओं के भाग्य का पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि इस बार जनता ने किस पर भरोसा किया। मगर चुनाव प्रचार के दौरान हर तरह के रंग नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग बली छाए रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करते हुए बैन लगाने की बात कही, जिसके बाद पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की दिशा ही मोड़ दी। बजरंग बली को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। परशुरामा क्षेत्ರದ ಯನ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಲೋಕುಳೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು। यही नहीं, इलेक्शन कैंपेन के दौरान द केरल स्टोरी भी छाई रही। इस फिल्म के जरिए पीएम मोदी ने कांग्रेस को खूब लपेटा। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। चुनाव के दौरान कई ऐसे स्टेटमेंट दिए गए जो कंट्रोवर्शियल भी रहे। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने वालों में कांग्रेस नेता काफी आगे रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी पर काफी विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी बहुत आक्रामक नजर आई। बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए देश और प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कही। और तो और बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष को आड़े हाथ लिया और चुनाव आयोग से शिकायत भी कर डाली। इसके बाद कांग्रेस ने भी 27 अप्रैल को दिए गए अमित शाह के बयान को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक और उकसाने वाले बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से दोनों के प्रचार करने पर बैन लगाने की भी मांग कर डाली। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वंशवाद की राजनीति चरम पर होगी और कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। इसके बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संप्रभुता वाली बात विवादों के घेरे में आ गई। दरअसल कांग्रेस ने ट्वीट किया था जिसमें सोनिया गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही थी। इस ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी ने 6.5 करोड़ कन्नड़ वासियों को स्पष्ट संदेश दिया, कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। इसके बाद बीजेपी आक्रामक हो गई। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। भाइयों बहनों, हम तो कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए लेकर के आए हैं काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है
कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। यानी चुनाव प्रचार के दौरान कई सियासी रंग देखने को मिले। रोड शो के जरिए सियासतदान वोटर्स को लुभाते भी नजर आए और दूसरी ओर विवाद भी खूब हुआ। दोनों मुख्य पार्टियां एक दूसरे पर खूब निशाने भी साधती नजर आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एक बार फिर प्रेम कुमार जी का रुख कर लेंगे। प्रेम कुमार जी, गाली क्या वाकई इससे मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी ने की? क्योंकि ये आरोप तो इससे पहले प्रियंका गांधी भी लगा चुकी हैं, जब वो खुद भी कर्नाटक का दौरे पर आई हुई थी और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था। सोनिया गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया था। राहुल गांधी भी इस बात का जिक्र कई जगहों पर जाने के बाद कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री केवल रोते रहते हैं और क्राई पीएम और साथ ही साथ पे सीएम का अवसर भी एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से रखा गया था। कि आप इसी से समझ लीजिए अंतर कितना हो जाता है। देखिए, राजनीति में गाली का चलन तो बहुत ही गलत है और कोई पहल नहीं होती कि राजनीतिक दल बैठ करके इस बारे में एक कोड ऑफ कंडक्ट ही बनाए कि किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। चुनाव आयोग भी पहल नहीं करता, लेकिन ये तो सच है कि गालियां दी जा रही हैं। और यह भी बात है कि भाई नरेंद्र मोदी जी को कोई गाली देंगे तो परसेप्शन है कि चुनाव कोई हार जाएगा, और उनकी तरफ से बीजेपी वाले दूसरे को गाली दे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तो उसकी चर्चा नहीं होगी। लेकिन सच तो यह है कि गुजरात के चुनाव में भाई आम आदमी पार्टी के एक नेता का वीडियो जारी हुआ था, नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई थी। नतीजा क्या हुआ? बहुत साल पहले का वीडियो बनाया गया, नतीजा हुआ आम आदमी पार्टी स्ट्रांग होकर के सामने है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे शब्द ऐसे कहे गए जिसे गाली कहा जाता है कांग्रेस नेताओं की ओर से, कभी मणिशंकर अय्यर तो कभी कोई। उन सब का नतीजा क्या रहा कि कांग्रेस की सीटें बढ़ी, घटी नहीं। इस ताजा चुनाव को छोड़कर हर चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ी। तो ये गालियों का ऐसा नहीं है कि गाली देने, नरेंद्र मोदी जी को गाली देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, या नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के लोग दूसरे को गाली देंगे तो उसका चुनाव नतीजे पर फर्क पड़ेगा। ये गलत परंपरा है, ये बैन होना चाहिए। इसका जीत हार से इसको रिलेट करना भी गाली का महिमा मंडन करना। अगर गाली से कोई जीतने लगे और गाली से कोई हारने लगे तो ये भी राजनीति में एक गलत पैमाना डेवलप हो रहा है। इसको रोकने की जरूरत है। और कर्नाटक में इस बार दिखा है, दोनों पक्ष के बड़ी पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे के लिए गालियों का इस्तेमाल किया है। हालांकि वो गाली है भी नहीं है, ये भी देखने की बात है। जहरीला सांप बोल देना, इस तरह की बात बोलना, वो गाली है कि नहीं? हम लोग के इसमें शब्दावली में तो बहुत सारी चीजें मुहावरा में भी आती है, लेकिन मैं उस विषय विवाद पर नहीं भी पढ़ूं तो कम से कम एक मानक तो तय होने चाहिए कि इन शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के नहीं, खिलाफ बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, राजनीति में आप अपने विपक्षी पार्टियों को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक मर्यादा, एक लाइन जो है वो आपको भी मेंटेन करनी होगी। लेकिन आपकी बातों से कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो पिक्चर अभी तक ब्लर थी वो आज ही क्लियर हो गई है। हालांकि डेट तो 13 तारीख की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है, एक मैसेज पोर्ट्रे हो रहा है कि आखिर जनता का मैंडेट किसे मिलने वाला है। जी देखिए, स्पष्ट तो है, लेकिन मतदान के दिन ऐसी बातें बोली नहीं जानी चाहिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये 6-7 बजे के बाद हम लोग बोले तो ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए हम दो टूक कोई बात बोलना नहीं चाहते। लेकिन इतना तय है कि सरकार जो है उनको बचाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सत्ताधारी बीजेपी के दल से बहुत सारे नेता छोड़े, उनसे दूर गए, उनके खिलाफ बहुत सारे मुद्दे खड़े हुए। और एक बात जो उल्लेखनीय है कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने वहां कुछ बहुत अच्छा आंदोलन कर दिया कि जनता उनके पीछे लामबंद हो गई, ऐसा नहीं। दरअसल जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए वो कांग्रेस के उठाए हुए मुद्दे हैं भी नहीं। भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस ने तो उठाया नहीं, भ्रष्टाचार पर कांग्रेस ने कोई लड़ाई भी नहीं लड़ी। ये मुद्दा वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स ने उठाया, ये मुद्दा वहां के लिंगायत समुदाय ने उठाया कि हमसे इतने परसेंटेज कमीशन दिए जा रहे हैं, कोई 30% का, कोई 40% का। उन मुद्दों को कांग्रेस, वो मुद्दे चल कर आ गए कांग्रेस के पास,
चूंकि बीजेपी के समांतर मजबूत कांग्रेस थी, तो जितना गुस्सा था वो कांग्रेस के नेतृत्व में इकट्ठा हुआ, इसलिए कांग्रेस इतनी मजबूती से चुनाव लड़ती दिखी। और जब थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ तो पार्टी ने भी संगठनात्मक स्तर पर उसमें पूरी ताकत झोंक दी। तो ये वो चीजें हैं, जैसे लिंगायत समुदाय से जो भी व्यवहार हुआ या उनमें जो भ्रम पैदा हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, मतलब आपके कहने का मतलब यही कि बहते पानी में कांग्रेस ने हाथ धो लिया है। हालांकि अब देखना यहां पर यह होगा कि इस मतदान के बाद 13 तारीख को जनता का मैंडेट किससे मिलता है और सरकार किससे बनती है। प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अनुभव हमें बताया और ये बताने का प्रयास किया कि आखिर क्या आने वाले वक्त में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। घोड़े की रेस से ज्यादा मुश्किल हुई कर्नाटक की जंग। कर्नाटक की आय आज इंडोनेशिया की आय के करीब पहुंच चुकी है। कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा सवाल है कि क्या जाति अहमियत रखती है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को कड़े मुकाबले के बीच बढ़त मिल सकती है। कर्नाटक में जाति से ज्यादा अधिक आय और महिला सशक्तिकरण बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक चुनाव में सबसे अहम मुद्दा ज्यादा आय की मांग है। 1991 से कर्नाटक की आय वृद्धि सालाना 5.4% है, जबकि राष्ट्रीय आय वृद्धि 4.7% है। कर्नाटक पिछले 30 साल से देश का छठा सबसे तेज आर्थिक तरक्की करने वाला राज्य है। कर्नाटक चुनाव का दूसरा अहम मुद्दा यहां की शिक्षा व्यवस्था है, जिसका असर मतदान पर दिखता है। वहीं कर्नाटक चुनाव का तीसरा अहम मुद्दा महिला सशक्तिकरण है, जिसका भी असर मतदान पर पड़ता है। हालांकि पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस को कर्नाटक में बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन कर्नाटक में पीएम मोदी की रैली के बाद हालात काफी बदलने का दावा कर रही हैं। पीएम मोदी की रैलियों से बीजेपी को अब उम्मीद है कि कर्नाटक में फिर उसकी वापसी हो सकती है।